प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हल कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखें और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और रेनिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? टाइलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लार में, अश्रु में, लाल तथा अश्रु दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणुनाशी एंजाइम होता है, और ये लार और अश्रु मतलब लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लार तथा अश्रु दोनों में। देखिए यहाँ लाल लिखा हुआ है, वहां लार होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, लाल तथा अश्रु दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन देखते हैं, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय। तो आपको याद रखना है बच्चों कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर संपन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज और बड़ी आंत। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाला अंग है लीवर या यकृत, और लीवर को जिगर भी बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा प्रश्न दूं तो आपको यह भी याद रखना है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पितरस जिसे बाइल जूस भी कहा जाता है का पीएच मान होता है? ऑप्शन देखते हैं, 6.8, 1.2, 8.5 और 7। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि पितरस का पीएच मान 8.5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8.5। जो पितरस होता है बच्चों, उसके लिए एक लाइन आपको याद रखनी है कि पितरस हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि पितरस हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमाशय में आंशिक पचित भोजन कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, काइल, काइम और बोलस। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि अमाशय में आंशिक पचित भोजन काइम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काइम। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखता रहना बच्चों कि जो बोलस है और ये काइल ये क्या होता है। तो देखो, आपको याद रखना है कि मुख गुहा में आंशिक अपचित भोजन बोलस कहलाता है, जबकि छोटी आंत में जो पचित भोजन है वो क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। तो आपको तीनों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखने हैं कि अमाशय में आंशिक अपचित भोजन काइम कहलाता है, और मुख गुहा में आंशिक अपचित भोजन बोलस कहलाता है, और छोटी आंत में पचित भोजन क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमाशय का कार्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, भोजन का संग्रह, अवशोषण, पाचन और वसा का पूर्ण पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वसा का पूर्ण पाचन। तो आपको याद रखना है कि अमाशय का कार्य वसा का पूर्ण पाचन करना नहीं होता है। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं जो आपको याद है रखना है। देखिए, जो अमाशय होता है ना बच्चों, उसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि अमाशय में भोजन कितनी देर तक ठहरता है? 3 से 4 घंटे के लिए ठहरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, देखिए, अमाशय के अंदर एल्कोहल का अधिकतम अवशोषण होता है। समझ में आई बात? अगर आपको कोई पूछे कि बताइए एल्कोहल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? अमाशय में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अमाशय की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? जे आकार की। और आपको एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा प्रश्न भी याद रखना है कि अमाशय
की जो आकृति होती है वो जे शेप्ड होती है और अमाशय की जो दीवारें होती है उनके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आपको पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे स्टमक या अमाशय के अंदर। और इन जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन या जठर रस स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन देखते हैं, मुख गुहा, ग्रासनाल, अमाशय और छोटी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहां से प्रारंभ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमाशय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमाशय। अगर आपको पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो क्या बताओगे? मुख गुहा। तो ये आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल का सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मुख गुहा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ी आंत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन देखते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। आपको याद रखना है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। अब देखिए मैं आपको 3 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, जो मैं पहले पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको यह दे रहा था कि प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से। और अब आपको तीसरा एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, वो भी याद रखना है कि वसा का पाचन भी कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से। कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से या स्टमक से। तो ये तीनों एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखने हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लार रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन देखते हैं, 2.5, 6.8, 7.5 और 7। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि लार रस का पीएच मान 6.8, बोले तो 6.8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नवजात बच्चों के अमाशय में कौन सा एंजाइम अधिक स्रावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन और रेनिन। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि नवजात बच्चों के अमाशय में रेनिन एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, वह जो एडल्ट मनुष्य होता है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, 21/22 बटा 21/22, 21/14 बटा 21/14, 21/02 बटा 21/02, 21/23 बटा 21/23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21/23 बटा 21/23। कौन सा करेक्ट आंसर है? द 21/23 बटा 21/23। अब जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। करेक्ट आंसर देना है, सभी बच्चों को देना है जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि बच्चों का दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये काफी धमाकेदार प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करने वाली कोशिकाएं। प्रश्न आपको ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, जाइमोजन कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, कूफर कोशिकाएं और श्लेष्मा कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, ये कूफर कोशिकाएं हैं वो किसमें पाई जाती है? बताइए, कूफर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि कूफर कोशिकाएं लीवर या यकृत के अंदर पाई जाती है और ये वक्षाणु प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, करतनक जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है, रदनक कैनाइन, अग्रचर्वणक जिन्हें प्रीमोलर कहा जाता है, चर्वणक जिन्हें क्या कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। तो आप बताओ बच्चों कि कौन से दांत मांसाहारी पशुओं के अंदर सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए जो करतनक या जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है, इनका कार्य होता है भोजन को काटना और कुतरना। तो आपको याद रखना है कि जो भी काटने और कुतरने वाले जो भी प्राणी हैं उनके अंदर करतनक या इंसाइजर जो टीथ हैं, वो दांत है, वो अधिक विकसित होंगे। जबकि जो रदनक जिन्हें कैनाइन कहा जाता है, इनका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। जो भी प्राणी या पशु मांस का सेवन करता है उनके अंदर कौन से दांत अधिक विकसित होंगे? तो इनके अंदर रदनक या कैनाइन दांत अधिक विकसित होंगे। जबकि जो अगर चर्वणक जिन्हें प्रीमोलर कहा जाता है और चर्वणक जिन्हें मोलर कहा जाता है, इन दोनों का कार्य होता है भोजन को चबाना। तो देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि जो रदनक टीथ होते हैं या रदनक दांत होते हैं या कैनाइन जो टीथ होते हैं, वो मांसाहारी पशुओं के अंदर अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पितरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन देखते हैं, पित्ताशय, यकृत, अमाशय और अपेंडिक्स। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, पितरस जिसे बाइल जूस कहा जाता है और इसका निर्माण कौन करता है? लीवर या यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत। जबकि जो पितरस है उसका संचय कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पितरस बनता तो किस में है? लीवर में, और उसका स्टोर या संचय कहाँ होता है? पित्ताशय, जिसे गोल ब्लेडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, तो जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट मैं लाइन दे रहा हूं जो आपको याद रखना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, रक्त में, पितरस में, लार में और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये बाइल पिगमेंट है, पित्त वर्णक है, और ये किस में पाए जाते हैं? पितरस में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये पित्त वर्णक या बाइल पिगमेंट है और ये पितरस या बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं इसका आंसर दो कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन है अमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखिए अमाइलेज भी होता है अग्नाशय रस में, ट्रिप्सिन भी होता है और लाइपेज भी होता है। रेनिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेनिन कहाँ स्रावित होता है? अमाशय के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग है? ऑप्शन देखते हैं, अन्ननाल, वर्दांतर, मलाशय और ग्रैनी। तो ये भी बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है बच्चों। देखिए आपको प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग है। तो आपको याद रखना है बच्चों, जो अंधनाल जिसे सिकम कहा जाता है, वर्दांतर जिसे कोलन कहा जाता है, मलाशय जिसे रेक्टम कहा जाता है, ये तीनों बड़ी आंत के पार्ट हैं। जबकि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, आपको याद रखना है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और डेडुनम को क्या बोलते हैं? ग्रैनी। ये ग्रैनी किसका पार्ट है? छोटी आंत का। जबकि ऊपर वाले 3 किसके हैं? ये ऊपर वाले 3 बड़ी आंत के पार्ट हैं या बड़ी आंत के भाग हैं। तो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के पार्ट याद रखना है बच्चों, और इनकी लंबाई भी याद रखनी है। जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। कई बच्चे गलती से भी कमेंट नहीं करते हैं, जिंदा लाश की तरह वीडियो को देखते हैं। तो आप जागो और जगी हुई लाश की तरह वीडियो के आंसर दो
कि आंसर, करेक्ट आंसर मास्टर क्या पूछ रहा है उसके करेक्ट आंसर दो कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुन्नर ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है कि बुन्नर ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, मुखगुहा में, अमाशय में, ग्रहणी में और मस्तिष्क में। तो प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो आंसर दो भाई कि जो बुन्नर ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है। मुखगुहा में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, या ग्रहणी में पाई जाती है, या मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका आंसर जो देखा उसको मैं मान जाऊंगा कि वो वास्तव में बहुत अच्छे लेवल की मेहनत कर रहा है। बताओ इसका आंसर कि बुन्नर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, मुखगुहा में पाई जाती है, अमाशय में, या ग्रहणी में, या मस्तिष्क में। अगर कोई अंग्रेज वीडियो को देख रहा है तो मैं बता देता हूं कि जो बुन्नर ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, बक्कल कैविटी में, या स्टमक में, या डेडुनम में, या ब्रेन के अंदर। तो मैंने चारों ऑप्शन इंग्लिश में भी बता दिए हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेडुनम या ग्रहणी में। ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आपको याद रखना है कि जो बुन्नर ग्रंथियां हैं वो ग्रहणी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लंबे समय तक अधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, यकृत, मस्तिष्क और किडनी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि लंबे समय तक अधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। लीवर खराब हो जाती है, यकृत खराब हो जाती है। समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीवर। अब देखो, ज़्यादा बेवड़े होने से सारे अंग खराब हो जाते हैं जो ऑप्शन में दे रखा है ना। अमाशय भी खराब हो जाता है, मस्तिष्क भी खराब हो जाता है और किडनी। तो ज़्यादा बेवड़े नहीं बने, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर लंबे समय तक अधिक शराब का सेवन करते हैं तो मुख्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा की मुद्रा है। ऑप्शन देखते हैं, एडिनोसिन बाइफॉस्फेट, एडिनोसिन फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी कौन होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन देखते हैं, भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, अमाशय में पहुंचाना। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एपिग्लोटिस, जिसे घाटी ढक्कन या ढक्कन द्वार भी कहा जाता है, और इसका कार्य होता है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, वसा का पायसीकरण कौन करता है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं, जठरस, अग्नाशय रस, पित्तरस और लार रस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है कि वसा का पायसीकरण कौन करता है। तो कौन करता है बच्चों, पित्त रस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पित्त रस। जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे मेरे को पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है।